Hello students, welcome to Learners Academy. Yesterday also I received a question from one of my students जो आजकल हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं नावधारा के, हिंदी में कहते हैं हम नावधारा, इंग्लिश में कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम, द क्वेश्चंस ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो आई होप आपको मतलब आप बिल्कुल फ्रेश नहीं होंगे, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस आप करके आए होंगे, क्योंकि आप इस लेवल का क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं दैट मीन्स आप इसके जो छोटे लेवल के क्वेश्चन है वो करके आए होंगे। तो मुझे बोट एंड स्ट्रीम के टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप आप सब जानते होंगे। मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। कि अगर एक नाव स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं अपस्ट्रीम चलना। स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले यानी धारा के खिलाफ चले, धारा के खिलाफ चले, अपस्ट्रीम चलना, या जिसको हम हिंदी में देखो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे ऊर्ध्व प्रवाह चलना। ठीक है। और एक होता है डाउनस्ट्रीम चलना। डाउनस्ट्रीम चलना मतलब धारा के अनुकूल चलना या धारा के साथ चलना। अनुप्रवाह, धारा के साथ चलना, एक वर्ड आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अनुप्रवाह। धारा मतलब क्या, मतलब पानी की डायरेक्शन के साथ चलना या पानी की डायरेक्शन के विरुद्ध चलना। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अनुप्रवाह। तो डिटेल्स आप जानते होंगे कि हम क्या करते हैं कि जब हम धारा के खिलाफ चलते हैं तो हमारी जो स्पीड है, मतलब बोट की जो स्पीड है, जो नाव की स्पीड है, इसमें से हम उस धारा की स्पीड को घटा देते हैं। तो हमारी जो नेट स्पीड होती है उस केस में हम वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आर मान लेते हैं। कब? जब अपन धारा के खिलाफ चलते हैं। जब धारा के साथ चलते हैं यानी अनुप्रवाह चलते हैं तब हम हमारी नेट स्पीड में, हमारी स्पीड में यानी बोट की स्पीड में हम क्या करते हैं, धारा की स्पीड को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारी स्पीड को और बढ़ा रही है। तो मेरी उस केस में स्पीड बन जाती है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, मेरी मतलब बोट की स्पीड, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। एक नाव जो है अनुप्रवाह मीन्स डाउनस्ट्रीम, मतलब धारा के साथ वो 65 किलोमीटर चलती है इतनी घंटे में, 6 घंटे 30 मिनट में। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि धारा भी डिवाइड कर दी इसने। धारा भी दो तरह की रखती, एक रखती S1 और एक S2, मतलब जो पानी की स्पीड है वो भी दो केसेस ले लिए, एक बार S1 स्पीड है, एक बार S2 स्पीड है, या दो धाराएं हैं, दोनों की स्पीड्स भी अलग अलग है। ठीक है। तो जब वो धारा S1 में सफर करती है वो नाव, तब वो धारा के साथ चलते हुए 65 किलोमीटर इतने घंटे में तय करती है। पहला केस यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकेंड केस शुरू होता है कि यदि वह नाव अब दूसरी धारा में चल रही है, S2 में चल रही है। ठीक है। और S2 और S1 का जो डिफरेंस है स्पीड का वो दे रखा है कि S2 धारा की स्पीड जो है S1 धारा की स्पीड से 10% ज्यादा है, यानी कि S2 ज्यादा फास्ट चलती है S1 से भी। और S2 धारा में मतलब जो सेकंड टाइप की जो धारा है, यानी कि सेकंड टाइप की नदी, मान लो ऐसे, मान लो दो नदियां हैं, एक S1 नदी है, एक S2 नदी है। तो S1 नदी जो चल बह रही है या S2 नदी जो बह रही है, तो S2 S1 से तेज बह रही है, 10% स्पीड उसकी ज्यादा है। S1 नदी में तो आप चल रहे हो डाउन स्ट्रीम, S1 नदी में तो आप चल रहे हो अनुप्रवाह। ठीक है। और कितना तय कर रहे हो, 65 किलोमीटर, कितने घंटे में, ये गिवन है आपको, 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट को आप 6.5 घंटे भी बोल सकते हैं, यानी 6/1/2 आवर्स में। ठीक है। और S2 जो कि दूसरी नदी है उसकी स्पीड भी इससे ज्यादा है, 10% ज्यादा है, 10% प्लस है। ठीक है। इस नदी में आप चल रहे हो अपस्ट्रीम, इस नदी में चल रहे हो आप ऊर्ध्व प्रवाह, देखो अपस्ट्रीम, और आप कितना डिस्टेंस तय कर रहे हो, 58 किलोमीटर इन कितने घंटे, 10 घंटे, 10 आवर्स। तो ये क्वेश्चन मेरा सेट हो गया है ना। अपस्ट्रीम चल रहे हो आप S2 वाली नदी में, डाउनस्ट्रीम चल रहे हो आप S1 वाली नदी में। डाउनस्ट्रीम चल रहे हो तो 65 किलोमीटर 6.5 घंटे में तय कर रहे हो, और अपस्ट्रीम चल रहे हो मतलब धारा के खिलाफ चल रहे हो S2 नदी में, तब आप 58 किलोमीटर 10 घंटे में तय करते हो। आपको क्या निकालना है, धारा S2 की चाल क्या है, यानी इसकी, इस धारा की चाल क्या है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। हालांकि हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसमें कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, S1 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, S2 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान रहा है कि जो हमारी खुद की चाल है जो x है,
जो हमारी खुद की चाल हम मानते हैं वो S1 में और S2 में दोनों में बराबर है। देखो धारा S2 की चाल क्या है, मान लीजिए दोनों धाराओं में यानी दोनों नदियों में नाव की शांत जल में चाल यानी नाव की ओरिजिनल खुद की स्पीड, ठीक है, वो समान रहती है, यानी कि x की वैल्यू दोनों में समान रहती है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो हम यहाँ पे y लेते हैं, लेकिन अभी हम y की जगह S1 एंड S2 लेंगे। क्यों? क्योंकि दो धाराएं हैं। x तो हमारी ओरिजिनल स्पीड खुद की है, तो वो तो हम x ही लेंगे, उसमें फेरबदल नहीं करेंगे। लेकिन y भी सेम नदी होती तो हम वाई वाई लेते, लेकिन सेम नदी नहीं है, अलग अलग नदी है, तो उसको मैं S1 एंड S2 से डिनोट कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखो एक बार मैं गिवन इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करूं तो देखो हम चल रहे हैं सबसे पहले डाउनस्ट्रीम, बोले तो धारा के खिलाफ। ओ सॉरी सॉरी, धारा के खिलाफ कहाँ, धारा के साथ, डाउनस्ट्रीम धारा के साथ है ना, धारा के साथ, ठीक है। अब मेरी खुद की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ बोट क्या है, मेरी खुद की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, वो तो मैं एक्स मानता हूं हमेशा, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है साहब, ये तो गई स्पीड ऑफ बोट। अब जो स्पीड ऑफ धारा है मतलब स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, उसको मैंने क्या लिया, S1 ले लिया। वैसे y लेते हैं लेकिन दो अलग अलग नावें हैं, तो डाउन स्ट्रीम आप S1 में ही चल रहे हैं ना, वो चेक कर लेते हैं अपन एक बार क्वेश्चन में। आप S1 चल रहे हैं, बिल्कुल, ये देखो लिखा हुआ है कि जब आप अनुप्रवाह चल रहे हैं, जब आप अनुप्रवाह चल रहे हैं तो आप S1 में सफ़र करते हैं, S1 नाम की नदी में या धारा में सफ़र करते हैं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगी S1 किलोमीटर पर आवर। तो जो नेट स्पीड आएगी, जो नेट स्पीड आएगी, तो डाउन स्ट्रीम में अपन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। क्योंकि आप धारा के साथ चल रहे हो तो आपकी स्पीड तो जुड़ेगी जुड़ेगी, धारा की स्पीड भी जुड़ेगी। तो x प्लस S1 किलोमीटर पर आवर, ये तो हो गया पहला केस। ठीक है, अब इस केस के अंदर कितना चले और कितने घंटों में चले वो भी देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी हमने, इस केस में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी चेक करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस वी ट्रैवल्ड इज 65 किलोमीटर्स। और टोटल टाइम कितना लिया हमने, टोटल टाइम हमने कितना लिया साहब, इट इज़ 6 hours 30 minutes, 6 hours 30 minutes। इसको कंपाइल करके लिखेंगे तो 6.5 घंटे, या फिर 6 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 घंटे। सबको घंटों में चेंज कर दिया ना, मिनट मिनट जो भी था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको रिलेशन पता है ही सही, क्या रिलेशन होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे डिस्टेंस ये स्पीड निकालनी हो तो मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। दूरी को समय से भाग देंगे तब हमको क्या मिलेगी, गति मिलेगी, स्पीड मिलेगी। अब स्पीड ये नहीं लेना ये नहीं लेना, स्पीड ये लेना, स्पीड ये नहीं लेनी है ये भी नहीं लेनी है, ये दोनों स्पीड नहीं लेनी है हमको, स्पीड ये नेट स्पीड लेनी है ना, जिसमें हमारी स्पीड भी है और धारा की स्पीड भी है। तो इस हिसाब से देखो एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं समीकरण बन जाएगा कि जो नेट स्पीड है x प्लस S1, वो आएगा डिस्टेंस को टाइम से भाग देके, यानी डिस्टेंस कितना है साहब 65, इसको भाग दो किससे, टाइम से, यानी 13/2 से। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाता है, तो 65 × 2 और नीचे 13 रह जाता है, 13 से 1 टाइम, 13 से 5 टाइम से कैंसिल आउट हो जाता है, 5 2 10। तो x+7 x+S1, इसको थोड़ा सा और मैं शॉर्टन कर देता हूँ, x+S1 = 10। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं, जब आप S2 में सफर कर रहे हो, यानी स्ट्रीम नंबर 2 में सफर कर रहे हो और उस जगह पे आप अपस्ट्रीम सफर कर रहे हो। तो मैं यहां से शुरू कर देता हूं केस नंबर 2, अपस्ट्रीम, जिसका मतलब होता है धारा के विरुद्ध, धारा के खिलाफ या विरुद्ध, जिसको अपन शॉर्ट में ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलते हैं, अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध। ठीक है साहब, अब देखते हैं इसमें ये क्या कह रहा है
कि धारा के खिलाफ ये चलता है तो S2 में चलता है, तो इसमें भी वही सेम मेरी स्पीड ऑफ बोट यानी मेरी स्पीड तो वही सेम रहेगी। उसने लिखा है नीचे क्वेश्चन के एंड में, उसने लिखा है कि दोनों स्ट्रीम्स के अंदर आप खुद की स्पीड को सेम ही मानना, तो x किलोमीटर पर आवर ही मानेंगे। लेकिन स्ट्रीम की स्पीड चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये मैं S2 लूंगा। ये मैं क्या लूंगा? S2 किलोमीटर पर आवर लूंगा, क्योंकि अब की बार आप नदी चेंज कर दिया आपने, S1 की जगह अब S2 में हो। और क्योंकि आप अपस्ट्रीम चल रहे हो तो जो नेट स्पीड आएगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो नेट स्पीड कितनी आ गई? नेट स्पीड इज x माइनस S2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है साहब कि अ, हमारी पहली इक्वेशन S1 में बनी थी, दूसरी इक्वेशन S2 में बनी है। तो कोई बात नहीं, S1 और S2 के बीच का कनेक्शन भी हमको गिवन है। ऐसी बात नहीं है कि हम S1 को S2 में और S2 को S1 में भी चेंज कर सकते हैं। उसको चलो हम एक बार पहले इस केस को खत्म कर देते हैं, फिर S1 S2 पे बात करते हैं। ठीक है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी उन्होंने और टोटल टाइम कितना लिया, और फिर इक्वेशन बनाया एक बार। टोटल डिस्टेंस तय हुई है साहब 58 किलोमीटर, 58 kilometers, and the total time which has been taken is total time taken is 10 hours, 10 घंटे। तो सेम टू सेम इसमें भी वही होगा, स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देंगे, यानी इसको इससे भाग देके, इसको इससे भाग देके उससे इक्वेट कर देंगे। तो एक समीकरण यहाँ से रेडी है बिल्कुल। कैसे? दैट इज स्पीड क्या है? x माइनस S2 बराबर डिस्टेंस क्या है? 58/10। फाइन। x माइनस S2 बराबर 58/10। तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्पीड। इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर सकते हो। अभी चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, काट भी सकते हो, लेकिन देखो मैं इसको हाल काट नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ये सॉल्व कर रखा है आपको समझाने से पहले, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ S2 में भी ये 10 नीचे 10 आएगा, तो फिर मैं 10 से 10 काटूंगा, इसलिए मैं हाल फिलहाल नहीं काट रहा हूँ। वैसे आप काट के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन है S1 की फॉर्म में, x और S1 की फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन है x और S2 की फॉर्म में। पहली इक्वेशन क्या थी? x और S1 की फॉर्म में, x प्लस S1 बराबर 10। दोनों को साथ में लिख देते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस S1 बराबर 10, ये पहली इक्वेशन है मेरे पास साहब। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस S2 बराबर 58/10, दूसरी इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन सॉल्व तभी हो सकती हैं जब उसमें ये जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम है। तो एक्स एक्स तो सेम है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। अब वैसे तो जनरल क्वेश्चंस में तो क्या होता था, यहाँ वाई आ जाता था, क्योंकि धारा दो अलग अलग नहीं होती थी, एक ही धारा होती थी। तो ये सॉल्व हो जाती थी दोनों इक्वेशन, एक्स की अलग वैल्यू हो जाती थी, वाई की अलग वैल्यू हो जाती थी। लेकिन अब कुल मिला के तीन वेरिएबल हो गए, 1 2 3। तो तीन वेरिएबल है तो तीन ही इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि एक रूल है जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, या तो S1 को S2 में चेंज करना पड़ेगा या S2 को S1 में चेंज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे दोनों जगह सेम वेरिएबल हो जाए। अब वैसे तो किसी को भी किसी में कर लो, लेकिन क्योंकि हमसे जो चीज पूछी है हम क्यों ना उसी में चेंज कर दें, ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है। हमसे क्या पूछा उसने कि धारा S2 की चाल क्या है, तो क्यों ना हम दोनों में S2 ही लें। तो यानी कि हम इसको तो S2 ही रहने दें और उसको भी S2 बना दें। फिर तो ये 10 एक तरीके से मैंने गलत यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि जब इसको चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो हमको इधर 10 भी नहीं छोड़ना है, 10 को फिर इधर लेके आना है। चलो वो बात की बात है। अरे आप 58/10 को 5.8 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो चलो अभी देख लेंगे अपन, कैलकुलेशन है कैसे भी करो। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम S2 को तो नहीं छेड़ेंगे, S1 को भी S2 में बदल देंगे, ताकि इधर भी S2 आ जाए और ये x x सेम हो जाए, S2 S2 सेम हो जाए। उसको चेंज करने के लिए S1 और S2 के बीच का कनेक्शन देखना पड़ेगा। वो कनेक्शन में रीड आउट करता हूँ फिर से। वैसे मैंने पहले रीड आउट किया था, एक बार फिर से रीड आउट करता हूँ। क्या कहा उसने कि S1 की चाल 10% एस एक मिनट, जिसकी चाल मतलब S2 की चाल है ना, S2 की चाल S1 की चाल से 10% नजदीक है, यानी S2 ज्यादा फास्ट है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि S2 की चाल जो है S1 की चाल से
10% अधिक है S1 से, मतलब S1 प्लस 10% है। और 10% किसका? S1 का ही। भाई S2 की चाल जो है S1 की चाल से 10% ज्यादा है, तो 10% S1 की चाल से ज्यादा है, और S1 में ही ऐड करेंगे तब S2 की चाल आएगी। इस तरीके से ये गिवन है। तो एक तरीके से अगर हम रिलेशन स्थापित करें इन दोनों के बीच में, तो S1 प्लस 10% ऑफ S1 आप सॉल्व करते होंगे, ये तो आप बड़ी इजी सी बात है, 10% ऑफ S1 निकालेंगे तो ये S1 बटे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट के। तो S1 प्लस S1 बटे 10, जो सॉल्व होके 10 एकम 10, 10 एलसीएम ले लोगे मतलब आप, तो 10S1 प्लस सिंगल S1, 11S1 हो गए बटे 10। अरे 10% अधिक है तो वैसे भी आप करते ही होंगे ना ये, क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी तो करते ही होंगे। 10% कीमत ज्यादा है ये वाले, तो आप क्या कर देते हो, 11/10 कर देते हो। अब मैं शॉर्ट में इसलिए नहीं किया भाई, चलो समझा रहे हैं तो पूरा ही समझाते हैं, नहीं तो ये 11/10 S1 पहले ही आ जाता है ना। 10% ज्यादा 11/10, या 10% ज्यादा का मतलब हो गया 110/100, यानी 11/10। ठीक है साहब, तो हमारी S2 यानी कि जो सेकेंड वाली नदी है उसकी स्पीड जो है पहली वाली नदी की 11/10 गुना है। यहां से आप चाहो तो S2 को S1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और चाहो तो S1 को S2 की फॉर्म में लिख सकते हो। हमने क्या डिसाइड किया था कि हम S1 को S2 की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको इस मेन चीज S2 वहां पे रखना है, क्योंकि पूछा क्वेश्चन में S2 है। ठीक है। वैसे तो अगर आप S1 निकाल लो तो S1 से वापस S2 भी निकाल सकते हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो चलो मैं S1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो क्या ये 10/11 S2 हो जाएगी? समझते हो आप लोग, इतना समझ गए होंगे कि कैसे होगी। ये 10 इधर गुणा हो जाएगा और ये 11 इधर भाग हो जाएगा, 10/11 S1 की वैल्यू हो जाएगी 10/11 S2। ठीक है साहब, अब इस 10/11 S2 को आप उस इक्वेशन में पुट कर दो। कहाँ पे? यहाँ पे। आपके पास दो इक्वेशन आ गई थी, कहाँ गई? ये दो इक्वेशन आ गई थी आपके पास, है ना? ये दो इक्वेशन आ गई थी। तो सेकेंड इक्वेशन को तो छेड़ो ही मत, और S1 की जगह क्या पुटअप कर दो, 10/11 S2। तो देखो अब यहाँ पर भी S2 और वहां पर भी S2। ठीक है, समझ आ रहा होगा? तो अब ये दोनों सेम हो जाएंगी। तो देखो इक्वेशन 1 मेरी कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा करने से इक्वेशन 1 पहले क्या थी, चलो पहले थी x प्लस S1 बराबर, देख लेते हैं एक बार, x प्लस S1 बराबर 10। x प्लस S1 बराबर 10। तो S1 की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुटअप करने वाला हूँ, 10/11 S2। सो इट गिव्स मी, इससे मुझे क्या मिलता है, x तो अपनी जगह रहेगा, 10/11 S2 मैंने यहाँ लिख दिया, बराबर यहाँ पे 10 लिख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, छोटा बना देते हैं ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर देते हैं सरल भाषा में। तो 11 जो है एलसीएम आ जाता है, 11x प्लस 10S2 बराबर 10। अगली स्टेप में 11 को वहां ले जाएं, तो 11x प्लस 10S2 बराबर 11 इंटू 10 हो जाएगा 110। इसको कोई तीसरी इक्वेशन मान लो। वैसे ये क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं होते हैं, पूरा ही समझा रहा हूँ मैं, मैंने वीडियो बनाने का सोचा तो फिर मैं कहा एक एक चीज़ बता दें, बाकी जल्दी से शॉर्ट में भी हो जाते हैं, है ना। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 क्या थी, उसको भी हमने अधूरा ही छोड़ रखा था अल्फा, उसको भी अब पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, और फिर फाइनली इन दो जो नई दो इक्वेशन बनेगी उनको फिर तीसरी चौथी इक्वेशन को सॉल्व करें। तो इक्वेशन 2 थी x माइनस S2 बराबर 58/10। इसको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व ही हो रखी है। S2 बरा सॉरी x माइनस S2 बराबर 58/10 था, बराबर 58/10। ठीक है, यही थी मेरी इक्वेशन 2। चलो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इधर से ही सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन आप देख सकते हो, ये भी x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म में, और ये भी S2 ये S2, तो बराबर वेरिएबल हो गए। तो अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो आपस में, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, और आपको वैल्यू चाहिए साहब S2 की। S2 में गति पूछी थी ना, तो S2 की वैल्यू चाहिए। तो आप S2 को तो रखना चाहते हैं, तो आप x को एलिमिनेट करेंगे, यानी x को भगाएंगे यहाँ से। x को भगाएंगे तो आप इन दोनों के ये जो ये नंबर है ये सेम करना चाहेंगे, तो इधर 11 है तो इधर भी 11 लाना चाहेंगे। 11 लाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 11 से गुणा करना पड़ेगा। करते हैं चलो। तो ये हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को 11 से गुणा, तो ये हो जाएगा 11x
माइनस 11 ही S2, हर चीज 11 से गुणा हो गया ना, और उधर राइट हैंड साइड में भी 58/10 गुणा 11 हो जाएगा, है ना। इसको चाहे से सॉल्व करो, चाहे से इसी फॉर्म में छोड़ दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या सॉल्व करो तो कर देना। 11 8 जा 88, 8 बचा, 55 और 8 होता है 55 और 8 23, 63/10। ठीक है, अब ये 11 से गुणा हो गई है, तो अब तो ये नई इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन 4 ले लो, तो 4 और 3 को देखो, अब दूसरी बीच वाली को भूल जाओ। 4 और 3 को देखो, 11x तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो 11x कट जाएगा और केवल S2 रह जाएगा, और S2 ही मुझे चाहिए था। कैसे? तो अब चाहे से आप 3 में से 4 को माइनस करो, चाहे से आप 4 में से 3 को माइनस करो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों तरीके से वो आ सकता है। तो मैं 3 में से 4 को माइनस कर देता हूँ, सिंपल तरीका। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स मी, देखो 11x माइनस 11x, तो ये एक तरीके से कट गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको भाई, 11x माइनस 11x ऐसे लिखोगे, फिर अगली स्टेप में उसको जीरो करोगे। इससे अच्छा है, समझ गए होंगे कि ये दोनों तो कट गए, तीसरी में से चौथी इक्वेशन माइनस हो रही है। आप डायरेक्ट ये करो, 10s2 में से माइनस करो -11s2, तो ऐसे लिखोगे आप, देखो 10s2 माइनस, और फिर इधर भी माइनस में -11s2, तो वो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, बराबर RHS, यानी कि राइट हैंड साइड देखो, 110 माइनस दिस, इसके RHS में से इसके RHS को घटाओ भाई, LHS में से LHS को घटाया, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, 110 माइनस 638/10, और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो, 10 LCM ले लो, तो ये हो जाता है 1100 बट माइनस 638, करना जरा माइनस, तो 2 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, फिर 8, 9 में से 3 गया 6, 10 में 6 गया 4, सही किया है ना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, तो इसको ऐड अप कर देते हैं, 10s2 माइनस माइनस यानी प्लस हो गया, तो 10 और 11 हो गए 21s2 की वैल्यू वहां पे आ गई 462/10, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 462/10 गुणा गुणा ये 21 इधर आके 1/21 हो जाएगा, या मतलब नीचे चला जाएगा, हर में चला जाएगा ना, उधर अंश में तो इधर हर में चला जाएगा। इसको काटो पीटो आंसर लाओ, तो 21 से ये डायरेक्ट कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 21 दूनी 44, बचता है 42, ओ सॉरी 21 दूनी 42, बचता है 4, 4 और 2 फिर 42 हो जाता है, तो 21 दूनी फिर से 42, तो 22/10 विच गिव्स मी 2.2 किलोमीटर पर आवर। S2 की चाल आ गई, सेकंड नंबर जो दारा है उसकी चाल आ चुकी है क्या, 2.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया तो क्या, मैंने S2 के फॉर्म में रखा, उससे पहले जब मैंने एक बार क्वेश्चन अपने आप में किया था, तो मैंने S1 की फॉर्म में रखा था, और मैंने ये एनालाइज किया कि वहां से क्वेश्चन और थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो रहा है, तो वो भी तरीका देख लो। देखो हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन थी ना मेरे पास, ये वाली, एक मिनट, इक्वेशन 1 एंड 2 कहाँ बनी थी, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये इक्वेशन 1 एंड 2 थी। तो हमने क्या किया था, S1 को S2 में कन्वर्ट किया था, ये ना करके आप S2 को S1 में कन्वर्ट करें ना, तो और थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। कैसे, मैं रफली कर देता हूं, यहाँ पे देखो, x प्लस S1 इसको छेड़ो मत, बराबर 10, x माइनस S2 को आप x S1 की फॉर्म में नीचे लिख के आए हो, क्या था वो, मेरे को याद है, आप देख लेना आपके नोट्स में, S2 को आप S1 की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 11/10 S1 बराबर 58/10। ठीक है भाई, 10% ज्यादा था वो। तो इस वाली इक्वेशन को पर्टिकुलरली मैं सॉल्व करूं, तो देखो ये 10 LCM लोगे जब आप, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, तो ये 10x हो जाएगा, और इस पूरे के नीचे 10 आ जाएगा, और जब पूरे के नीचे 10 आ जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये सॉल्व होके कुछ इस तरह का दिखाई देगा। किस तरह का, इस तरह का, 10x माइनस 11s1 बराबर 18। तो ये छोटी सी और अच्छी सी इक्वेशंस, मतलब जल्दी सॉल्व होने लायक इक्वेशंस बन गई। अब आप उस पूरी पहली इक्वेशन को भी 10 से गुणा कर दो, तो 10x प्लस 10s1, 10s1 सॉरी 10s1 और 10 इंटू 10 100,
ये मान लो तीसरी इक्वेशन, और तीसरी में से दूसरी माइनस करो जरा, तीसरी माइनस दूसरी करो, तो देखो 10x में से 10x तो कैंसिल आउट हो गया, 10s1 माइनस माइनस, जैसे इसमें नीचे किया था अपन ने, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 और 11 21s1, और इसमें से इसको माइनस करो, 100 में से 58 यानी 42, तो s1 आ गई 42/21 यानी कि 2। लेकिन हमको तो s2 निकालनी थी, तो कोई बात नहीं, s2 क्या थी, s2 क्या थी, 11/10 s1, s2 11/10 s1 ही तो थी, दैट मीन्स 11/10, और s1 क्या है इंटू 2, तो 22/10 यानी कि वही 2.2। तो किसी भी तरीके से आप पकड़ लो, आंसर वही आने वाला है, 2.2 किलोमीटर पर आवर। तो होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं भी मानता हूं मैं कंपटीशन एग्जाम्स में लेंथी तरीका नहीं यूज करते हैं, लेकिन एक चीज समझो बेटा कि फास्ट करना, आप डायरेक्टली फास्ट करोगे तो फिर एक तरीके से आप क्वेश्चन रट रहे हो। जब तक आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तो फास्ट करने के लिए आप ट्रिक्स ना याद करा करें, आप तो अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने आज तक किसी भी एग्जाम में, कोई भी मैथ्स के पेपर में कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करी कभी भी, हमेशा लॉन्ग ट्रिक ही यूज करी है। पर फर्क इतना था कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस करके बैठा था एग्जाम में, होमवर्क मेरा इतना ज्यादा किया हुआ था कि वो जो लॉन्ग वाला मेथड होता है, जैसे ये पूरा समझाने वाला मेथड, इस मेथड में भी मुझसे क्वेश्चंस जल्दी हो जाते थे, क्योंकि स्पीड अपने आप बन जाती थी, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई थी। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि शॉर्टकट्स में क्या होता है कि उस टाइप का क्वेश्चन आ गया जब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ अब जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, तो ये वाला क्वेश्चन फंसा देगा आपको, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। और अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन घूम फिर के आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन को घुमा दोगे, क्वेश्चन घुमा हुआ है आप घूम जाओगे। लेकिन अगर आप सीधा सीधा याद करके आए हो तो घूमे हुए क्वेश्चन में फिर आपका सीधा वाला तरीका चलेगा नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसी प्रकार के और कुछ भी क्वेश्चंस मैथ्स के पेपर से या इंग्लिश के पेपर से या किसी भी और सब्जेक्ट के पेपर से भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का तरीके के अन्य माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एंड बाय बाय।